सो लेट्स स्टार्ट विद द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि हाउ टू प्योरीफाई द क्रूड मेटल, और इसके लिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो मीन्स ये दिए हुए हैं जो आपको इनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, सेकेंड इज लिक्वेशन, थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, फोर्थ जोन रिफाइनिंग, फिफ्थ वेपर फेस रिफाइनिंग एंड द सिक्स्थ इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड जो है वो उन मेटल्स के लिए यूज़ होता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है। सो दिस इज़ एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स लाइक मर्करी। मर्करी के लिए यूज़ जाता है ये, और जिंक के लिए और कैडमियम के लिए। सो इन तीन मेटल्स के लिए ये जनरली यूज़ होता है। सो जिंक एंड मर्करी एंड कैडमियम। तो वैसे जो अगर हम इंडस्ट्रीज़ में जो डिस्टिलेशन प्लांट है उसका तो डायग्राम थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, लेकिन जो जनरल आपके सामने डायग्राम जो दिया गया है इसमें आप समझ सकते हो कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस है क्या। सो इस मीन्स वेसल में इम्प्योर लिक्विड बॉइलिंग यहाँ लिखा है, यहाँ पे इम्प्योर मेटल मेटल मान के चलते हैं। यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है और यहाँ पे इसको हीट करना है, मेटल विल बी कन्वर्टेड टू वेपर्स। वेपर्स यहाँ से पास होंगे कंडेंसर से एंड दे विल कंडेंस बैक टू गिव हेयर द मेटल। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है एंड दे विल बी लेफ्ट बैक हेयर इन दिस फ्लास्क। सेकेंड मेथड है लिक्वेशन। लिक्वेशन का जो मेथड है दिस इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ दोज मेटल्स विच हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। So those metals which have lower this melting point than the melting points of impurities. So this is used for metals like tin and lead. So ये इसका प्रोसीजर है, इस तरह से यहाँ इम्प्योर मेटल को यहाँ से पास करते हैं। तो यहाँ फर्नेस है, दिस इज स्लोपिंग हर्थ ऑफ ए रिवर्बरेटरी फर्नेस। And when impure metal is passed this way, it melts, and because its melting point is lower, it melts, and so pure metal is collected here, whereas impurities will be left behind. Next method is electrolytic refining. तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड फॉलो होगा। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है ये मेथड यूज़ होगा कॉपर मेटल के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, या निकल के लिए, सिल्वर, क्रोमियम, इन मेटल्स के लिए जो है ये मेथड जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें एक वेसल लेना है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी कहा जाता है। सो उसका हम ये डायग्राम अगर हम सिंपल वे में ड्रॉ करें इसका, तो दिस विल बी इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। अब इसमें हमें एक सल्यूशन लेना है। जैसे अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग की स्टडी कर रहे हैं तो हम इसमें कॉपर सल्फेट सल्यूशन लेंगे। मीन्स एंड ए सुटेबल मीन्स सल्यूशन मीन्स जो भी हम मेटल जो है जिसका जो भी हमें रिफाइन करनी है मेटल, उसका एक सुटेबल सॉल्ट लेंगे। ठीक है, सुटेबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, उसका एक्वस सोल्यूशन लेना है। और इसको एसिडिफाइड भी करते हैं, एसिडिफाइड सोल्यूशन लेते हैं इसमें। और इसमें जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है। सो दिस इज इम्प्योर कॉपर, दिस वन इज impure copper. So this is made anode, and a thick block is taken, and it is made, this is impure copper is made the anode, because anode means this is connected to positive terminal of the battery, and here a thin strip, एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे, उसको हम बनाएंगे कैथोड। सो इस तरह से दिस इज कनेक्टेड हेयर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट ही ब्रेक डाउन होगा इसमें
मीन्स कॉपर आयंस में और सल्फेट आयंस में, दिस विल बी ब्रेकिंग डाउन इनटू Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट। तो इसमें एनोड कैथोड की तरफ कौन सी रिएक्शन होगी? एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव will gain 2 electrons to form copper। तो यहाँ पे कॉपर जो है डिपॉजिट होगा, लेकिन फिर एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी है वो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। एट एनोड कॉपर जो है, एनोड पे इम्प्योरिटीज भी हैं, सो इम्प्योरिटीज तो वही रहेंगी, लेकिन जो कॉपर है इट विल एंटर द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कॉपर। सो धीरे धीरे क्या होगा कि जो एनोड में से जो सारा कॉपर है, एनोड में से कॉपर जो है वो सोल्यूशन में आता जाएगा। यहाँ से ये जो एनोड है, यहाँ से कॉपर जो है इट विल डिसॉल्व एंड एंटर इनटू द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। ये Cu2 पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी और विल डिपॉजिट हियर एज कॉपर। धीरे धीरे ये जो कॉपर की जो कैथोड है इट विल बिकम थिकर एंड थिकर बिकॉज कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। सो जो कैथोड पे जो है वो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है वो दे विल बी लेफ्ट बैक एट दिस एनोड। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं कई बार नीचे वो सेटल भी हो जाएंगी। सो अल्टीमेटली द copper जो है from impure rod it dissolves into the solution in the form of copper ions and will move towards cathode, gain 2 electrons and form copper। सो एनोड में से सारा कॉपर निकल के कहाँ पे हो जाएगा डिपॉजिट? कैथोड पे। एंड इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाएंगी? वो इस पर पीछे जाएंगी। और इन इम्प्योरिटीज़ को ही बोलते हैं एनोड मड, बोलते हैं एनोड मड। तो दिस वे इम्प्योरिटीज़ विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर मेटल एंड और इस तरह कॉपर जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो इसमें हमें एक्वस सोल्यूशन लेना है। जैसे कॉपर, अगर हम कॉपर को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। निकल होगा तो निकल नाइट्रेट या निकल सल्फेट, और सिल्वर के केस में सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो सॉल्ट हमें कौन सा लेना है? जो सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। एनी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी प्योरीफाइड, और उसमें एसिडिफाइड भी कर सकते हैं उसको। और इम्प्योर मेटल को हमें इम्प्योर मेटल जो है, इम्प्योर मेटल इज टू बी मेड एज एनोड एंड a thin strip of pure metal is to be made as cathode। So this way the reactions will occur at cathode and anode। Suppose हम सिल्वर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कैथोड जो एनोड पे क्या होगा उस टाइम? सिल्वर पे, एनोड पे सिल्वर will lose electron to form Ag positive with the loss of 1 electron, और कैथोड पे क्या होगा? Ag positive will gain electron to form दिस सिल्वर। सो एनोड पर लॉस ऑफ, एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होगी, जैसे यहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वे द मेटल्स गेट प्यूरिफाइड with the help of this electrolytic refining। So next method is zone refining। zone refining का जो principle है that is based means zone refining is based upon the principle that impurities are more soluble in the molten state of the metal than in the solid state of the metal। So here the metal which is to be purified, that impure metal is taken in the form of a rod. It is taken in the form of a rod, and here a circular mobile heater, that is here it is taken at this end. This is circular mobile heater। तो ये मूव कर सकता है हीटर, दिस कैन बी मूव्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द दिस मेटल रॉड। अब इस हीटर को स्लोली यहाँ से यहाँ मूव करना है। पहले जब इसको इस एंड पे रखा हुआ है, बिल्कुल इस एंड पे, तो जो इसकी जो मेटल यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, मेटल मेल्ट हो जाएगी और इम्प्योरिटीज मेल्ट हो जाएंगी यहाँ पे।
फिर धीरे धीरे इसको हीटर को उठा के यहाँ पे धीरे धीरे इसको मूव करना है। जैसे हीटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो means pure metal recrystallizes out of the melt, whereas impurities will travel along with the rod. What happens as the heater moves slowly along this rod, pure metal recrystallizes out of the melt. मतलब यहाँ पे पहले तो इम्प्योरिटीज़ और मेटल दोनों मेल्ट हो जाएंगी सैंड पे, लेकिन जैसे ही हीटर को थोड़ा सा आगे इस तरफ लेके जाएंगे तो प्योर मेटल यहाँ से प्योर मेटल जो है यहाँ से सेपरेट जाएगी, मीन्स इट रिक्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द मेल्ट, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस सर्कुलर हीटर के साथ साथ ट्रैवल करेंगी, वेयर एज इम्प्योरिटीज़ विल ट्रैवल along with the हीटर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल, तो इसलिए वो हीटर के साथ साथ मूव करेंगी, और जैसे ही मेटल सॉलिडिफाई होती जाएगी वहाँ से उसमें तो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल नहीं होंगी, तो इसलिए सॉलिडिफिकेशन के बाद जो है मेटल जो है प्योर स्टेट में होगी। तो धीरे धीरे इस तरह इम्प्योरिटीज़ ट्रैवल करती जाएंगी हीटर के साथ और इस सैंड पे पहुँच जाएंगी, और इस सैंड को बाद में मीन्स जो है अलग कर सकते हैं। दिस एंड कैन बी डिस्कार्डेड। सो इफ़ दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन द मेटल कैन बी प्यूरिफाइड। सो जैसा कि आपको इसका प्रिंसिपल बताया कि इसमें इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन द मोल्टन स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, सो दिस वे दिस इम्प्योरिटीज़ विल रीच द अदर एंड। इस मेथड से हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको जो है या गैलियम, ये एलिमेंट जो हैं वो इस जोन रिफाइनिंग से उन पे जो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो दूर की जाती हैं इससे। एंड व्हेन द जिससे इसमें जो मेल्ट है, जो मेल्ट बन जाता है, यहाँ पे इसको मेल्ट बोलते हैं, जो जब इम्प्योर मेटल को मेल्ट करते हैं, तो उस मेल्ट ऑफ द इम्प्योर मेटल जो है उसमें से जब प्योर मेटल जो है वो रिक्रिस्टलाइज होकर वो सेपरेट हो जाती है, और इम्प्योरिटीज़ दे ट्रेवल अलॉन्ग विद द हीटर। Next method is vapor phase refining. In this method, the metal is converted into a volatile compound and collected elsewhere. It is then decomposed to give pure metal. तो वेपर फेज रिफाइनिंग में होता क्या है कि इसमें मेटल को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड मीन्स ऐसा कंपाउंड है जिसको डिकम्पोज करके दोबारा से हम मतलब जो वोलेटाइल कंपाउंड है उसको हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज करके मेटल अगेन मेटल को उसमें से हम आइसोलेट कर सकते हैं। सो द टू रिक्वायरमेंट्स आर द मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद द अवेलेबल रिएजेंट। द मेटल के इसमें दो रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। मेटल शुड बी एबल टू फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड, उसके लिए कोई सुटेबल रिएजेंट लेंगे। द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी ईजिली डिकम्पोजेबल, मीन्स वोलेटाइल कंपाउंड ऐसा बनना चाहिए कि वो हीटिंग करके डिकम्पोज हो जाए सो दैट मेटल जो है उसमें से ईजिली रिकवर हो जाए। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंडर ही आता है, ये दोनों मेथड्स जो हैं उसके अंडर आते हैं, मॉन्ट प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड। जो मेथड निकल के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं मॉन्ट प्रोसेस, दिस इज़ यूज फॉर निकल। तो जैसा आपको बताया कि जो इम्प्योर मेटल है उसको एक सुटेबल रिएजेंट के साथ हीट करना है सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोलेटाइल कंपाउंड। सो इसमें जो निकल जो इम्प्योर निकल है, ओके, निकल जो इम्प्योर निकल this is impure. This is heated with कार्बन मोनोक्साइड। सो कार्बन मोनोक्साइड से हीट करने के बाद इसमें टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो 330 से 330 टू 350 केल्विन। तो इसमें जो कंपाउंड जो बनता है इसमें NiCO4, दिस इज द वोलेटाइल कंपाउंड। निकल टेट्राकार्बोनाइल इसका नेम है, निकल टेट्रा carbonyl. So this is the volatile compound. So this nickel, impure nickel is heated with a suitable reagent, and that suitable reagent is carbon monoxide, and impurities will be left back.
impurities don't combine with carbon monoxide, so impurities will be left back and they are removed. So this now we have nickel tetracarbonyl, this volatile compound. अब इस निकल टेट्राकार्बोनाइल को हीट करके इसमें से जो है निकल सेपरेट हो जाएगा मेटल और विथ 4CO. सो निकल कार्बोनाइल को हमें कौन से टेम्परेचर तक हीट करना है? 450 to 470 Kelvin. So this will decompose to give back pure nickel. So this method is followed. First step में जो मेटल है उसको एक किसी सुटेबल कंपाउंड के साथ हीट करना है टू कन्वर्ट इट इनटू वोलेटाइल कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज विल बी लेफ्ट बैक. एंड वोलेटाइल कंपाउंड जो है उसको वो हीटिंग करके डिकम्पोज होके दोबारा से जो है प्योर मेटल दे देगा और इस तरह हमें जो है मेटल मिल जाएगी विच इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. नाउ सेकेंड मेथड जो ये वैन आर्कल मेथड जो लिखा है, दिस इज़ फॉर जर्कोनियम और टाइटेनियम. इसमें हीट करते हैं जर्कोनियम, इम्प्योर जर्कोनियम. दिस इज़ हीटेड विथ आयोडीन और एंड वी गेट zirconium tetraiodide. This is the volatile compound here and here the temperature is 870 Kelvin. अब ये जो zirconium iodide है, this is the volatile compound और zirconium iodide को हीट करके it will decompose to give pure zirconium. And for this zirconium iodide the temperature is 2075 Kelvin. So this way this iodine is the suitable reagent and we get tetraiodide. Similarly titanium, impure titanium is also heated with iodine and we get titanium tetraiodide. And this titanium tetraiodide, it on heating it decomposes to give back titanium plus iodine. So this way the reaction occurs. This one is impure titanium and when titanium tetraiodide is formed, impurities are left back. And for this here the temperature is 523 Kelvin and this titanium tetraiodide, it decomposes at 1700 Kelvin this way and we get this pure titanium. So this was about this vapor phase refining. is chromatography. So chromatography वैसे बहुत टाइप्स की होती है chromatography टेक्निक, लेकिन यहाँ जो पर्टिकुलर आपके सामने एक्सप्लेन की जा रही है, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन chromatography, दिस वन. सो वी शैल लर्न अबाउट एड्सॉर्प्शन chromatography. This method is based on the principle that different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent. So here this is a particular column is taken here and here adsorbent is taken. Adsorbent अब जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है इसमें दो फेजेस इन्वॉल्व होते हैं जनरली. वन इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज एंड द अदर फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज. तो ये जो स्टेशनरी फेज है दिस इज द एड्सॉर्बेंट and this may be alumina may be taken here or silica may be taken. So this is Al2O3 or SiO2. So this solid alumina or silica, it is packed inside this column and this is called stationary phase. This is the adsorbent. This is able to adsorb components on its surface. तो यहाँ से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो पोर किया जाता है, यहाँ से ऐड करते हैं. तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर ये कलर्ड बैंड्स जो हैं हमें नज़र आएंगे. इसके ऊपर 2 या 3 भी हो सकते हैं. तो ये कलर्ड बैंड्स कैसे बनते हैं? बिकॉज सपोज दिस इज़ कंपोनेंट ए और दिस इज़ बी. तो ये कंपोनेंट्स जो हैं दे आर एड्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट हाइट्स ऑन द एड्सॉर्बेंट, सो दे गेट सेपरेटेड. तो जो पहले एड्सॉर्ब हो जाएगा दैट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है, जो बाद में होगा थोड़ा वीकली एड्सॉर्ब होगा. तो इस तरह जो कलर्ड बैंड्स बन जाएंगे और दैट मीन्स ये ए और बी जो है वो सेपरेट हो गए. फिर यहाँ से एक सुटेबल सॉल्वेंट को डाला जाता है और वो पहले जो वीकली एड्सॉर्ब होगा उसको डिज़ोल्व करके बाहर निकाल देगा यहाँ से. उसके बाद सेकंड भी बाहर आ जाएगा. इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर जो है वो एक एक करके सेपरेट हो जाएंगे.
अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये जो दिस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का जो टॉपिक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट बेस्ड ऑन मेटलर्जी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स सच एज जर्मेनियम। द आंसर इज जोन रिफाइनिंग. Second question, name the method of refining of nickel. The answer is Mond process. Third question is, what is the principle behind the zone refining of metals? तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, 14, 13, 12। तो जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल यही है कि impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal. Melt means molten state of the metal. So next question is, indicate the principle behind the method used for refining of nickel. तो ये जो निकल का जो मेथड है रिफाइनिंग, ये आप पढ़ चुके हो, ये वेपर फेस रिफाइनिंग के अंडर आता है. द मेटल इज एबल टू फॉर्म सम volatile compound and impurities will be left back, and the volatile compound on decomposition gives you pure nickel. So reaction is also given here, so this you can learn from here. What is meant by the term chromatography? The term chromatography was derived from the Greek word chroma, meaning color, and graphy for writing. It was first used to separate color pigments of plants. Chromatography is a technique for analyzing or separating mixtures of gases, liquids, or dissolved substances. Sixth question, name the method used for refining of copper metal. The answer should be electrolytic refining. Name what is the role of carbon monoxide in the purification of nickel. So this you can explain with the help of equations. So carbon monoxide helps nickel to form a volatile compound, as you have seen, and from the volatile compound that metal can be recovered by heating it. So this you can write down yourself. Then eighth is, write the role of iodine in the refining of zirconium. So zirconium का जो iodine के साथ reaction है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड बन जाता है, और फिर ये वोलेटाइल कंपाउंड है, और इस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करके वी गेट प्योर जर्कोनियम. Describe the underlying principle of the following process: vapor phase refining of metals. Question number 10, describe the underlying principle of the following process: electrolytic refining of crude metal. Then name the methods used for vapor phase refining of impure titanium and nickel metals. So you have seen that 2014, 13 सभी में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं, और आप इनके आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपने सारे मेथड जो है वो पढ़ लिए हैं. ठीक है. 12th is, explain the role of following iodine in the refining of titanium. 13, write the chemical reaction which takes place in Mond's process for refining of nickel. 14th, describe the following: the role of carbon monoxide in the refining of crude nickel. And 15th is, name the methods used for refining of following metals: nickel and titanium. Question number 16th, what type of metals are usually purified by the method of zone refining? Give an example. So कौन सी मेटल्स हैं जिनसे जनरली आप जोन रिफाइनिंग से उसको प्योरीफाई करते हैं? जैसे जिन मेटल्स में जो है इम्प्योरिटीज आर मोर सोलबल इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल. फिर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जर्मेनियम का एग्जांपल दे सकते हो आप इसमें. ठीक है. और 17th, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द फॉलोइंग प्रोसेस: वेपर फेस रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम मेटल, ये तो आप पढ़ चुके हैं बहुत बार. Then write the reactions involved in the following process: refining of zirconium by Van Arkel method. So अभी आपने देखा कि पिछले काफ़ी सालों में जो है जनरली जो इस यूनिट में क्वेश्चन जो है वो रिफाइनिंग में से क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं. सो यू लर्न ऑल द मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग. सो आज आपने यही इस टॉपिक में यही सारा लर्न किया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.